स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। इसमें आपके 17 चैप्टर्स हैं, जिसमें चैप्टर फर्स्ट जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके सिलेबस में आपको इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, वेरियस प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स and the factors affecting them, metabolism, distribution, and excretion of drugs, general mechanism of drugs action and their factors which modify drugs action, pharmacological classification of drugs. The discussion of drugs should emphasize the following aspects. इसको अच्छी तरह समझने के लिए हमने 3 लेक्चर में डिवाइड कर दिया है, जिसके फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. Lecture second, various process of absorption of drugs and the factors affecting them, metabolism, distribution, and excretion of drugs. Lecture third, general mechanism of drugs action and their factors which modify drugs action, pharmacological classification of drugs. The discussion of drugs should emphasize the following aspects. इसके साथ ही हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके चैप्टर 1 से आए हैं। तो यहाँ पे जो लेक्चर फर्स्ट हम पढ़ेंगे आगे चल के, उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको एक बार देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स में आते हैं। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्कस द वेरियस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, 2010 और 2017 में आए। क्वेश्चन सेकंड, डिफाइन द स्कोप एंड इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन या फिर शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो 4 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्कस द वेरियस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। क्वेश्चन सेकंड, राइट द पैरेंटल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, डिफाइन फार्मेसी। सेकंड, राइट द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोपिया। Question third, define pharmacology and its major division. Question 4, what is toxicology? जनरल फार्माकोलॉजी चैप्टर 1 अब हम स्टार्ट करते हैं। स्कोप एंड इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का जो टर्म है वो कहाँ से डिराइव हुआ? वो एक ग्रीक वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन और लोगोस। फार्माकोन का मतलब ड्रग होता है, तो वहीं लोगोस का मतलब साइंस होता है। इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी जिन फैक्टर्स के साथ में डील करती है वो है द स्टडी ऑफ ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, टॉक्सिसिटी, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी के अंदर जहां हम ड्रग के प्रिपरेशन के बारे में उनका स्टडी को करेंगे, वहीं पे मैकेनिज्म देखेंगे कि उनका किस तरह का एक्शन होता है, और ड्रग्स के अंदर या फिर ड्रग्स किस किस तरीके से बनाने के साथ ही वो टॉक्सिसिटी में प्रेजेंट है या नहीं है, उनके अंदर किस तरह की प्रॉपर्टीज है, उनका एब्सॉर्प्शन कहाँ पे बॉडी के अंदर हो रहा है, या डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से पार्ट पे हो रहा है, ऑल ओवर जो पूरी होल बॉडी है वहां पे है, उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। किस तरीके से ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म जो है वो कहाँ पे रिलेटेड हो रहा है। इसका जो मेजर डिवीजन है वो 2 पार्ट में है, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स, interaction between the chemical components of the living system and drugs, correlates mechanism of action of drugs with their chemical structure, quantitative study of the biological and therapeutic effects of drug। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो लिविंग सिस्टम है और जो ड्रग है उनके बीच में किस तरह का इंट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कोई भी ड्रग जो होती है उसके अंदर ऑलरेडी केमिकल कंपोनेंट्स होते ही हैं, केमिकल स्ट्रक्चर होता है। तो जो ऑलरेडी आपके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है, जो प्रेजेंट है केमिकल कंपोनेंट्स ऑलरेडी, और फिर ड्रग को लेने के बाद उनके बीच में आपस में किस तरह से क्या इंट्रैक्शन हो रहा है, किस तरह का उनके अंदर संबंध बन रहा है, किस तरीके से उनका इफेक्ट आएगा बॉडी पे, ये सारी चीज देखनी होगी। साथ ही ये देखना होगा कि केमिकल स्ट्रक्चर हर एक ड्रग का अलग अलग होता है, हर एक ड्रग का इफेक्ट सेम नहीं होता है, तो किस तरीके से उनका जो एक्शन होगा वो कोरिलेट करेगा बॉडी में। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल या थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। थेरेपेटिक का मतलब होता है कि हीलिंग का प्रोसेस हो, हीलिंग का प्रोसेस जहां पर भी डिजीज की कंडीशन आ रही है वहां पे आप रिलेटिंग कर रहे हैं हीलिंग से, वहां पे उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाएगा किस तरह का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उस पे जो क्वांटिटेटिव स्टडी होगी, एक मात्रात्मक कह लें, उसके आधार पे जो अध्ययन करा जाएगा वो किस तरह का होगा। फार्माकोकाइनेटिक्स में
जहाँ पे डिफाइन फेट ऑफ ड्रग्स एंड डील्स विद एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग, जो कि हमने अभी बात ही कर रही थी कि ड्रग किस तरीके से डील करती है किन किन चीजों के साथ में, कि उसका एब्सॉर्प्शन बॉडी के अंदर कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, वही मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर कहाँ पे होगा, और ड्रग का एक्सक्रिएशन यानी एलिमिनेशन बॉडी से किसके थ्रू हो रहा है, यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, या फिर पर्सपायरेशन के थ्रू, किस तरीके से उसका हो रहा है। थेरापेटिक का मतलब जो भी बताया था कि ये रिलेट कर रहा है डिजीज को हील करने के प्रोसेस से, मतलब कि क्योर ऑफ डिजीज डिफाइन करा गया टू टेक केयर ऑफ, कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट होता है एक डिजीज कंडीशन के बाद अपनी बॉडी में। टॉक्सिकोलॉजी जहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं साइंस ऑफ पॉइजन, ऐसा विज्ञान जहाँ पे हम पॉइजन्स के बारे में जानेंगे, कितने डिफरेंट टाइप के पॉइजन्स होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह की होती है और कैसे कैसे उनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पॉइजन जितने भी प्लांट होंगे या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस होगा या केमिकल कंपोनेंट्स होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके थ्रू हम एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी को भी ऑब्टेन कर सके रख सकते हैं। तो उसके बारे में देखेंगे कि पॉइजन का इफेक्ट क्या होगा, और अगर कोई पॉइजन बॉडी में ज्यादा मात्रा में ले लिया गया है तो उसको किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे पहचानेंगे, कैसे डायग्नोसिस करेंगे किस तरह का पॉइजन का इफेक्ट है, और फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ये सारी चीजें हमें टॉक्सिकोलॉजी में ही पढ़ने को मिलेंगी। फार्मेसी, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, जहाँ पे ड्रग को प्रिपेयर करने के बारे में पढ़ा जाता है, जहाँ पे देखा जाता है कि हर एक ड्रग उसका सोर्स किस तरीके का है, कहाँ से वो ली जा रही, किस तरीके से बनाई जा रही, उसका क्या फॉर्मूला होगा, केमिकल स्ट्रक्चर होगा, उसकी क्या प्रॉपर्टी होंगी। ये सारी चीजें ड्रग को प्रिपेयर करने में ध्यान में रखी जाती हैं। कोई भी ड्रग जो कॉम्बिनेशन उसका होगा एक सुटेबल डोज के फॉर्म में हो सकता है, सुटेबल है कि नहीं है, कितनी कन्वीनियंट है, किस तरीके से उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, वो ओरली ली जा रही है या फिर इंजेक्ट हो रही है। कीमोथेरेपी जो ड्रग होती है, स्पेशली हम कहें, या कीमोथेरेपी जो ट्रीटमेंट होता है स्पेशली यूज करा जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, इसमें कैपेबल होते है, मतलब ये कहें कि कैपेबिलिटी होती है डिस्ट्रॉय करने की, स्पेशली सिर्फ जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है उसको डिस्ट्रॉय की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन जो होस्ट सेल हमारी होती है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कैंसर में हमने बताया कीमोथेरेपी यूज करी जाती है, तो इसका मतलब कैंसर में जो ग्रोथ होती है सेल्स की वो बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, तो जो मेन होस्ट सेल होगी उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, लेकिन जो मल्टीपल ग्रोथ हो रही है बहुत ज्यादा बिनाइन या मैलिग्नेंट हो रही है उनको डिस्ट्रॉय कर देगा ये। फार्माकोपिया एक ऐसा ऑफिशियल कोड होता है जिसके अंदर जितनी भी ड्रग आती है उनकी एक पूरी लिस्ट दे दी गई है, किस तरह की उसकी मेडिकल प्रिपरेशन करी जाएगी, उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, टेस्ट कैसे होंगे, कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे उनका, प्योरिटी कैसी होगी, कितनी पावर यानी कितनी पोटेंसी में ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ये सारी बुक्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होती है, इनमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। ड्रग के सोर्सेज देखें तो सोर्सेज ऑफ ड्रग में मिनरल, एनिमल, प्लांट। मिनरल में स्पेशली एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे लिक्विड पैराफिन की। लिक्विड पैराफिन जो होता है वो कलरलेस, ऑर्डरलेस, ऑयली लिक्विड होता है, जो कि मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का और ऑब्टेन्ड होता है पेट्रोलियम से। इसका यूज किया जाता है स्पेशली लैक्सेटिव के टाइम पे, यानी कि जब किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तब वहां पे लैक्सेटिव मेडिसिन के रूप में इसका इस्तेमाल करा जाएगा। और लिक्विड पैराफिन वैसे जितनी भी जैसे स्किन की लेयर जो होती है, आउटर लेयर, उसका जो वाटर लॉस होता है उसे प्रिवेंट करने में काम आता है, यानी कि जो ड्राई स्किन होती है उसके ट्रीटमेंट में काम आएगी। ड्राई स्किन के ट्रीटमेंट में जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्जिमा हो जाएगा किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंसान को, तब वहां पे लिक्विड पैराफिन इस्तेमाल की जा सकती है। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है एक मैग्नीशियम सॉल्ट होता है, जिसका रोल हम कहें तो एंटी कन्वर्जेंट में, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग में, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या एनेस्थेटिक में इस्तेमाल होता है। वहां पे एंटी एरिथमिक ड्रग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैग्नीशियम सिलिकेट की बात करें तो वाइडली इसको यूज करा जाता है रिमूव करने के लिए, वैसे तो फ्री फैटी एसिड जो होते हैं, जैसे कि अदर जो पॉलर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए। और मैग्नीशियम सिलिकेट जो होती है वो एक तरह से वाटर सॉल्युबल होती है, ऑर्डरलेस होगी, ये व्हाइट कलर की होगी।
एनिमल से हमें इंसुलिन लेंगे, हिपेरिन, थायराइड एक्सट्रैक्ट, ये ड्रग बनाई जाती है। तो इंसुलिन जो होती है वो एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि पैंक्रियाटिक जो आइसोलेट होती हैं वहां के जो बीटा सेल होते हैं इनको प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है। हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है जो कि प्रिवेंट करता है किसी भी तरीके से ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन को, तब इसे इस्तेमाल करा जाएगा। थायराइड एक्सट्रैक्ट थायराइड ग्लैंड से बनाया जाता है, जैसे कि जितने भी एक तरह से मेडिकल यूजेस जो होता है एक पाउडर फॉर्म में होती है, इसका ट्रीटमेंट जो होता है हाइपोथायराइडिज्म में करा जाता है। जो भी हाइपोथायराइडिज्म की डिजीज होगी उसमें इसका इस्तेमाल करा जाएगा। थायराइड जो एक्सट्रैक्ट करा जाएगा ये एनिमल से जो थायराइड ग्लैंड होती है एनिमल की वहां उनके टिश्यू से जो है एक्सट्रैक्ट करा जाता है, वहां से ली जाती है सप्लीमेंट के तौर पे। मॉर्फिन जो कि प्लांट से ऑब्टेन करी जाएगी। कोरेन, डाइजॉक्सिन, मॉर्फिन जहाँ पेन मेडिकेशन करा जाता है, ये ओपिएट फैमिली से रिलेटेड होती है। कोनेन का इस्तेमाल या कहें कि कोरेन का जो ट्रीटमेंट में यूज करा जाता है वो एक मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, मतलब एंटी मलेरियल के लिए इस्तेमाल करा जाएगा इसको। डाइजॉक्सिन कंट्रोल करती है किसी भी तरह की जो हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, इरेगुलर हार्ट बीट्स होगी या कह लें कि अरिथमियाज हो जाएगा या फाइब्रिलेशन हो जाएगा, उसमें इसका इस्तेमाल कराया जाएगा। किसी भी तरह का अगर कोई सिम्टम दिखाई दे रहा है हार्ट फेलियर से रिलेटेड तो उसको मैनेज करने में इसको इस्तेमाल करते हैं। सिंथेटिक में आपके आएंगी एस्पिरिन। सिंथेटिक यानी कि जो ह्यूमन मेड होंगी उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो एस्पिरिन जो होती है वो एक पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। किसी भी तरह का दर्द हो रहा हो शरीर में, या फिर कह लें कि सर दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, या फिर पीरियड के पेन हो रहे हैं, तो वहां पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फोनामाइड भी ह्यूमन मेड होती है, तभी सिंथेटिक नाम में दिया गया है इसको। ये कंटेन करती है सल्फोनामाइड जो केमिकल ग्रुप होता है उसको, ये भी एक पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल करी जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो मेडिसिन बनाई जाती है वो है पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स के लिए इस्तेमाल करी जाएगी। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जहां कहीं भी किसी तरह की एलर्जिकल कंप्लेंट या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो जाएगा वहां पे एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल करी जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक मेडिकेशन है। किसी भी तरह का जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाएगा, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस टीबी से हो जाएगा, या एंडोकार्डिटिस की कंप्लेंट हो तब हो, प्लेग हो सकता है। नेचर ऑफ ड्रग की बात करें तो नेचर ऑफ ड्रग किस किस तरह का हो सकता है। एल्कलॉइड होगा, ग्लूकोसाइड्स, फिक्सेस ऑयल्स, वोलेटाइल ऑयल्स, गम्स और टेनिन्स। एल्कलॉइड में मॉर्फिन, एट्रोपिन, डिजिटैलिस। मॉर्फिन अभी हमने बात करी, हमें पता है ये ओपियोइड फैमिली से इस्तेमाल करी जाती है, पेन किलर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। यहाँ पे एट्रोपिन की बात करें तो किसी भी तरह का जो आई का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा या आई में कोई भी इन्फेक्शन होता है, चाहे इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड हो या फिर स्वेलिंग हो आई की, वहां पे एट्रोपिन को इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोसाइड्स यानी डिजिटलिस की बात करें तो डिजिटलिस जो भी मेडिसिन होती है वो हार्ट कंप्लेंट से रिलेटेड होती हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। फिक्सेस ऑयल में पीनट को इस्तेमाल करा जाता है, यानी मूंगफली के तेल को। कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। वॉलेटाइल ऑयल्स, ऑयल ऑफ यूकेलिप्टस, जिंजर ऑयल, पिपरमेंट ऑयल को। गम्स में हम अगार की बात करें तो अगार एक जेली लाइक का सब्सटेंट होता है जो कि रेड एल्गी से निकाला जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। टेनिन्स यानी टिंचर कैटेचू, जो टिंचर कैटेचू है इसका मतलब इसको हिंदी में वैसे कत्था भी बोलते हैं, बालों को रंगने में वैसे काम आता है और लैक्सेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी इसको इस्तेमाल करा जाता है। सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, इसमें आपके आएंगे सबसे पहले टॉपिकल और लोकल रूट। ये सबसे सिंपलेस्ट रूट होता है, आसानी से इसको ले सकते हैं। लोकल एप्लीकेशन में इसका डस्टिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं, लोशन होगा, पेस्ट, ऑइंटमेंट या प्लास्टर के रूप में इसको लिया जा सकता है, यानी कि स्किन के ऊपर इसका आसानी से इस्तेमाल करा जा सकता है। कॉमनली अगर अप्लाइड कर सकते हैं कौन कौन सी जगह पे, तो स्किन है, आई है, ईयर, नोज, थ्रोट, रेक्टम और वेजाइना। ओरल एंट्रल रूट
मोस्ट कॉमनली यूज करा जाता है आसानी से। इसको हर जगह पे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। सिंपल डोजेस के फॉर्म में अगर लें इसको तो टैबलेट में हो सकता है, कैप्सूल, लिक्विड जो कि ओरली ली जाती है। इसका एडवांटेज ये है कि सेफ है, कन्वीनियंट है, चीप है और सेल्फ मेडिकेशन है। आसान सुरक्षित है, काफी आसानी से इसको लिया जा सकता है और आसानी से कोई भी इसको ले सकता है बाहर से जाकर के। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई ऑर्डर लिखवाने की जरूरत है या फिर कोई प्रिस्क्रिप्शन लेटर की जरूरत है। डिसएडवांटेज ये काफी देर में हो सकता है असर कर सके या फिर इरिटेशन कोई भी हो सकती है बॉडी में, किसी भी तरह का मतलब एलर्जिकल कंप्लेंट देखने को मिल सकती है। ये उस टाइम पे पेशेंट को नहीं दे सकते हैं जब वो अनकॉन्शियस में हो, या फिर उस टाइम पे नहीं दे सकते हैं अगर किसी को नोजिया और वोमिटिंग की कंडीशन हो उस टाइम पे, या फिर कंप्लेंट हो रही हो, तब वहां पे इसको नहीं दे सकते हैं, उसके लिए सुटेबल नहीं है ये। सबलिंगुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपकी वो मेडिसिन आती हैं जिनको या तो चबाया जा सकता है, निगलने की जरूरत नहीं होती है, पानी लेने की जरूरत नहीं है, या फिर टंग के नीचे इसको रख देंगे तो इस सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगी और डायरेक्टली एंटर कर जाती है अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में। इसका एडवांटेज ये होता है कि बहुत तेजी से ये इसका एक्शन होता है। ओवरडोज जो होती है उसकी अवॉइड करी जाती है, इसमें ओवरडोज नहीं लेने की जरूरत होती है। इसमें बहुत छोटी सी कह लें कि एक छोटी सी टैबलेट होती है जो कि आसानी से अपना असर दिखाती है पूरी बॉडी में। 100% इसका एब्सॉर्प्शन होता है। एप्लीकेशन में स्पेशली ट्राई नाइट्रोग्लिसराइन जो कि एंजाइना पेक्टोरिस में इस्तेमाल की जाती है। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब है पेन इन हार्ट। जिन लोगों को हार्ट में पेन होता है वहां पर ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है उसका इस्तेमाल करा जाएगा। आइसोप्रेनिलाइन जो होती है ब्रोंकियल अस्थमा में इस्तेमाल करा जाएगा, जिसमें जिस टाइम पर किसी भी पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही हो ब्रीदिंग में, वहां पे इसको यूज करते हैं। पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस कर सकते हैं दो पार्ट में, इंजेक्शन और इनहेलेशन में। इसका एडवांटेज ये है कि बहुत तेजी से असर करेगा। ये उस टाइम पे भी यूज करी जा सकती है जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो, उस टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब नोजिया और वॉमिटिंग हो रहा हो। 100% इसका एब्सॉर्प्शन भी होता है, किसी तरह का इरिटेंट भी नहीं होता है और लो डोसेज जो होती हैं वो काफी इफेक्टिव होती है। डिसएडवांटेज ये है इसका कॉस्टली रूट होती है, इनकन्वीनियंट हो सकती है और सेल्फ मेडिकेशन नहीं हो सकता है इसमें। इंजेक्शन 4 टाइप्स के होते हैं, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस। इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन होते हैं वो इंजेक्ट होते हैं स्किन की लेयर में। इसकी स्मॉल अमाउंट ही दी जाती है, 1 ml से ज्यादा नहीं देना होता है। ये लोकली जो होता है स्पेशली अगर किसी इंसान को दिया जाता है, मतलब कि इसका कंपेयर करके बता रहे हैं कि लोकली के कंपेयर में अगर इंजेक्शन दिया जाएगा तो इसका ज्यादा से ज्यादा असर होगा, इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा फौरन। एप्लीकेशन डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कि शिक टेस्ट होता है डिप्थीरिया के लिए। डिप्थीरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक बैक्टीरियल एक तरह से इन्फेक्शन हो जाता है, सीवियर कहें सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है नोज में और थ्रोट में वहां पे, तो उसके लिए शिक टेस्ट करवाया जाता है डायग्नोसिस करने के लिए। यहाँ पे स्कारलेट फीवर की बात करें तो रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं स्किन पे, तो उसके लिए डिक टेस्ट कराया जाता है डायग्नोस करने के लिए। ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट जो कि टीबी के लिए कराया जाता है, उस टाइम पे इसका यूज कर सकते हैं। वैक्सीन हो गई बैसिल कैलमेट ग्रेन की, वहां पे भी इसका इस्तेमाल करा जा सकता है। एलर्जी के सेंसिटाइजेशन टेस्ट के लिए लोकल एनेस्थेटिक्स के लिए, लोकल एनेस्थेटिक जिस टाइम पे हमें कोई भी ऐसे सर्जिकल ऑपरेशन करना हो या फिर पेशेंट को नीड हो कि अगर उसकी कुछ स्टिचिंग करनी है, वहां पे इंजरी हो गई है, ऑपरेशन बहुत बड़ा हो रहा है वहां पे, तो बॉडी का जो सेंसेस है कुछ टाइम के लिए हमें लॉस करना है, तो वहां पे लोकल एनेस्थेटिक जो होते हैं दिए जाते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्ट करा जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू के स्किन के अंडर। सॉल्युबल ड्रग होता है इंजेक्शन जो दिया जा रहा है जिसमें वो ड्रग है वो सॉल्युबल होता है आसानी से। इंजेक्शन किस जगह पे लगाना चाहिए, आउटर सरफेस जो होता है अपर आर्म का या फिर फ्रंट ऑफ थाई होता है वहां पे ड्रग इंजेक्ट करा जाता है, रैपिडली एब्सॉर्ब्ड हो जाता है जब भी इंजेक्ट होता है। इसकी केवल 2 ml की क्वांटिटी इनफ होती है, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती। ड्रग इसमें जो आती है वो है एड्रेनलिन, मॉर्फिन, इंसुलिन। इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रग जो इंजेक्ट करी जाती है वो मसल टिश्यू के लेयर में होती है। इसके स्मॉल वॉल्यूम जो होता है 2 ml तक यूज करते हैं और ये इंजेक्ट होता है डेल्टॉइड मसल, डेल्टॉइड जो मसल होती है वहां पे इंजेक्ट होती है। लार्जर जो वॉल्यूम होता है इसका, मतलब स्मॉल वॉल्यूम में तो 2 ml तक जाएगा और लार्ज वॉल्यूम जो होता है वो एसेप्टिक टेक्निक के लिए होता है जो कि इंजेक्ट होता है ग्लूटियल मसल मास में। एप्लीकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉन्ग एक्शन एस्टर्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेरॉइड्स के लिए।
इसको 2 टाइम पे ही आसानी से इस्तेमाल करा जा सकता है। एप्लीकेशन के तौर पे अगर हम बात करें, जो भी सेक्स हार्मोन होते हैं, एस्टेरॉइड, उनमें भी इस्तेमाल करा जा सकता है। या फिर लॉन्ग एक्शन जो होते हैं, जिनमें एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, किसी को भी अगर पेशेंट को सेक्सुअल हार्मोन जो होंगे उसके डिस्टर्ब हो गए हैं, तो वहाँ पे मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिकॉशन जो होगी, इसमें सबसे पहले देखें कि जो निडल होती है, वो किसी भी तरह से ब्लड वेसल्स में नहीं जा रही हो। आफ्टर सेलेक्टिंग द साइट, अगर जब पता चल गया हमें किस साइट पे इंजेक्शन लगाना है वहाँ पे, तो उस स्किन को क्लीन करेंगे, उसे स्ट्रेच करेंगे और निडल को परपेंडिकुलर रखते हैं, यानी 90 डिग्री पे रखते हैं स्किन पे। तब इंजेक्शन लगाया जा सकता है। इंट्रावेनस इंजेक्शन जो होता है डायरेक्टली दिया जाता है ल्यूमेन ऑफ द वेन पे। ये वेन जो होती है कोबाइटल वेन होती है। 100% एब्सॉर्प्शन इसमें भी पॉसिबल होता है। इसके एप्लीकेशन में अगर हम बात करें तो जो लार्ज अमाउंट का जो फ्लूइड होता है इन्फ्यूज़ करा जाता है वैनकोलाइसिस के टाइम पे, जब भी डिहाइड्रेशन को कवर करना होता है, उसमें नॉर्मल सलाइन जो एग्ज़ाम्पल बताया गया वहाँ पे इसको दिया जाएगा। यूज़फुल होता है सप्लाई न्यूट्रिशन टू पेशेंट। जो पेशेंट ऐसी कंडीशन में है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है और वो खुद से नहीं ले पा रहा है, इस तरह की कंडीशन है, वो काफ़ी वीक हो चुका है, तो वहाँ पे इसको दिया जाता है। जनरल प्रिकॉशन जो होंगी पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन की, असेप्टिक टेक्निक होगी, स्किन मस्ट बी क्लीन होगा, कॉटन प्लग जो होता है वो सोक्ड होना चाहिए जर्मिसाइडल सॉल्यूशन में, जितने भी इक्विपमेंट होंगे वो स्टेराइल होने ज़रूरी हैं और एनाटॉमी की नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी होती है। मतलब कि पूरी तरीके से जो प्रोसेस चलेगा इंजेक्शन देने का, किसी भी साइट पे या किसी भी तरह का जो दिया जाएगा पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होगा, उसके सबसे पहले स्किन का क्लीन करना उस जगह पे ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमने देखा जो कॉटन प्लस होता है, जर्मिसाइडल सॉल्यूशन में डिप होता है, उसको सोक्ड होता है, वो आसानी से उससे सबसे पहले स्किन को क्लियर करते हैं, फिर वहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं। जितने भी इक्विपमेंट यूज़ करे जा रहे हैं उस टाइम पर, वो स्टेराइल होंगे, देखा जाएगा कि वो पूरी तरह से क्लीन होने चाहिए, किसी भी तरह का उनको पहले इस्तेमाल करके ऐसे रखा ना गया हो और एनाटॉमी की नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर ये नहीं पता होगा कि कहाँ पे कोबाइटल वेन पाई जाती है, तो वहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता है। तो इसलिए एनाटॉमी भी ज़रूरी है, उसकी